ऑल राइट गाइज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर एनवायरमेंट इन वन गो। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, राइट? जैसा कि यहाँ पीपीटी में भी लिखा है, एंड इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड दिस इज नोन एज इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बच्चों कौन से? अभी मैंने आपको बताया लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो कंपोनेंट्स है उसके नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, राइट? सो these are the types of ecosystem, natural and artificial. तो नेचुरल प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी और आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, राइट? ओशंस है। आर्टिफिशियल जैसे कि एक्वेरियम जो आप बनाते हैं, राइट? सो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज एन ओएसिस इन अ डेजर्ट और बिग एज एन ओशन स्पैनिंग थाउजेंड ऑफ माइल्स, राइट? अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं बच्चों? लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट? सो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो दीज आर बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, राइट? तो लिविंग कंपोनेंट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग डिकम्पोजर्स, एंड एबायोटिक soil, water, etc. Right? So यहाँ definition दी हुई है, all the living components such as plants, animals, bacteria, fungi, etc. form the biotic components and non-living components जैसे कि air है, water है, land है, light है, etc. are the abiotic components. तो ये continuously आपस में एक दूसरे के साथ interact करते हैं, right? अब देखते हैं, right? So these are like green plants as well as the animals. So green plants and blue green algae, they can produce their own food, so they make a different kind of level, right, in the ecosystem. तो ग्रीन प्लांट्स क्योंकि फूड बनाते हैं तो बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, राइट? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन दी प्लांट्स, राइट? अगर मैं कार्निवोर्स की बात करूं तो इनडायरेक्टली वो भी किस पे डिपेंड करते हैं? ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, राइट? अब देखिए कंज्यूमर, एक कैटेगरी हमने देख ही ली है प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सब हैं ग्रीन प्लांट्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, राइट? कंज्यूमर्स जो कि फीड कर रहे हैं, राइट? फीड कर रहे हैं प्रोड्यूसर के फूड को। प्रोड्यूसर्स जो फूड बना रहे हैं उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये हमने फीडिंग हैबिट्स पे बेस्ड, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं नाउ नेक्स्ट आर पैरासाइट्स एंड डिकम्पोजर्स। तो ये सब एक फूड चेन फॉर्म कर रहे हैं, राइट? अभी आगे हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, कैसे आपस में इंटरेक्शन होता है इनका, ठीक है? तो पैरासाइट्स एंड डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स वो हैं जो ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट रहते हैं एंड वहां से अपना फूड जो है वो डिराइव करते हैं। डिकम्पोजर्स डेड एंड डिकेड मैटर पे फीड करते हैं। तो जो एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स का वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, ठीक है? दे हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। तो न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिप्लेनिश करने का काम डिकम्पोजर्स करते हैं। सो अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो व्हाट विल हैपन? तो आप सोचिए एंड इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा।
नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फूड चेन। तो फूड चेन क्या है? अभी हमने सब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इनके बारे में पढ़ा। तो प्रोड्यूसर्स फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे कोई खा रहा है, तो बेटा ये एक चेन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ एक फूड चेन बनाई हुई है, तो ये ग्रीन प्लांट्स है, उसको हु इज ईटिंग? ग्रासहोपर फीड कर रहा है ग्रीन ग्रास पे। अब ग्रासहोपर को एक थर्ड ऑर्गेनिज्म ने, जैसे कि माउस, इसने ग्रासहोपर पे फीड किया। माउस को खाया किसने? स्नेक ने। नाउ वल्चर इज प्रेजेंट जिसने स्नेक को खाया, एंड ये मशरूम का साइन दिया हुआ है फंगस जो उसको डिकम्पोज कर देगी एंड अल्टीमेटली रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर देगी सॉइल में जहां पे ग्रास ग्रो हो रही है। सो दिस इज अ चेन, right? What is a food chain? How can we define a food chain? Is a series of organisms in which one organism eat another organism as food, right? तो ये फूड चेन है, एंड ये एक एग्जाम्पल है फूड चेन का। कई सारी फूड चेन इकोसिस्टम में चलती रहती है, ठीक है, और हम भी फूड चेन का पार्ट है, राइट? देखिए, अब फूड चेन पढ़ा हमने, अब कई सारी फूड चेन आपस में कंबाइन हो जाए तो ये एक फूड वेब बनाती है। वेब के बारे में आपको पता ही है ना, वेब क्या होता है? एक जाला, तो ये भी एक जाल है, राइट? इन नेचर लार्ज नंबर्स ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। तो कई सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड होती है, जैसे कि ग्रास को सिर्फ ग्रास ऊपर नहीं खाएगा, रैबिट भी उसको खाने वाला है, फिर किसी और हर्बीवोर को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूं, माउस है, माउस खा रहा है, तो ग्रास इज ईटन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। अब वो जो हर्बीवोर्स हैं वो भी, उन्हें भी कौन खाएगा? डेफिनेटली उन्हें भी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, कोई दूसरा कार्निवोर खाएगा। तो लाइक रैबिट है, रैबिट को कौन खा रहा है? फॉक्स, राइट? जैसे माउस है, माउस को हॉक भी खाएगा, राइट? आउल भी खाएगा, है ना? सो दिस इज लाइक कि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के थ्रू खाया जाता है, राइट? तो ग्रास को खाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म को खाने वाले भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। सो दिस इज लाइक कनेक्शन ऑफ द फूड चेन। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म नहीं है तो दूसरे को कहीं और से फूड मिल जाए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज इंपॉर्टेंट। तो फूड वेब जो है वो फूड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है, ठीक है? देखते हैं व्हाट इज एनर्जी फ्लो। नाउ अभी हमने फूड की बात की, तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ये हम सभी को पता है, राइट? सो फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो एनर्जी जो है वो प्लांट से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जाएगी और उस ऑर्गेनिज्म से तीसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगी। सो इट इज अ यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है? एनर्जी जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी, लौटकर वापस से प्लांट के पास अपनी एनर्जी नहीं आएगी। और हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड सनलाइट को कैप्चर करके बनाते हैं, राइट? सो दे कैप्चर 1% ऑफ द सनलाइट, सनलाइट का सिर्फ 1% वो यूटिलाइज करते हैं और उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। वी नो ना, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है? अब हम देखेंगे 10% लॉ। व्हाट इज 10% लॉ? ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, अभी जितने भी हमने जो फूड चेन के बारे में पढ़ा उसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है या खा रहा है, ठीक है? तो जब वो उस पे फीड करता है तो वहां से 10% फ्रॉम द प्रीवियस वन, तो प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है,
बाकी की 90% कहाँ गई बच्चों? बाकी की 90% यूटिलाइज हो गई इन वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है, जैसे कि डाइजेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, एटसेट्रा। सो 90% एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो दिस इज आर 10% लॉ। अब इस पिरामिड की बात करूं मैं तो सबसे नीचे दीज आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है बच्चों प्रोड्यूसर्स के पास में, ठीक है। वो डायरेक्ट सन की एनर्जी से खाना बनाते हैं, सो दे आर हैविंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब प्रोड्यूसर्स को फीड कौन करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं, ठीक है। तो यहां से 10% इसको मिल गई, ठीक है। 10% एनर्जी मिल जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर्स को। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, ठीक है। ये दीज आर द ट्रॉफिक लेवल्स, ये जो पिरामिड में आपको दिख रहे हैं ब्रेक्स, दीज आर दी ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। सो नाउ प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स को चली जाएगी 10%। तो हर जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, 10% हर बार ट्रांसफर हो जाएगी, बाकी की 90% यूज हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी किसे मिल रही है? टर्शरी कंज्यूमर्स को, ठीक है। सबसे कम एनर्जी मिल रही है टर्शरी कंज्यूमर्स को, आप यहां देख सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट आता है। अभी देखिए बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? वी हैव लर्न अबाउट दी 10% लॉ। ये एक पिरामिड है, ठीक है, अपराइट। आप देखेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में पिरामिड बना हुआ है। तो यस, जैसे हमने 10% एनर्जी लॉ के बारे में पढ़ा था कि जितना ज्यादा, जितना हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल होगा, सबसे कम एनर्जी उसके पास होगी। यही एक रीजन है बच्चों, जो फूड चेन होती है वो 4 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा की नहीं होती है, राइट। अगर उससे ज्यादा की होगी तो सबसे कम एनर्जी मिलेगी लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है बच्चों, एंड बहुत डेंजरस। The concentration of harmful chemicals increases with every next trophic level in a food chain. This is called biological magnification. अब organisms जो हैं वो किसी भी फॉर्म में, कई तरीके से, कई फॉर्म में केमिकल्स को कंज्यूम करते हैं, राइट। केमिकल्स को कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं हमारे प्लांट्स में, ठीक है, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रोवाइड करने के लिए। तो वो अब कुछ कंज्यूम हो जाते हैं एंड सम टाइम्स क्या होता है, वो वाटर बॉडीज में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां से जो ऑर्गेनिज्म वो वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी बॉडी में वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अब कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, से फॉर एग्जाम्पल कोई डक उसे खा रही है, ठीक है, फिश है, फिश को खाया डक ने, ठीक है, वो उस डक को से फॉर एग्जाम्पल किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया, तो ये वन बाय वन दिस इज अ डिपोजिशन ऑफ द केमिकल्स। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारी बॉडी में रिलीज नहीं होते, एक्सक्रीशन के थ्रू ये रिलीज नहीं होते, ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वही रहते हैं। So maximum concentration of such chemicals get accumulated in human bodies, क्योंकि human bodies क्या है? Omnivores। humans क्या है? Omnivores है। ये दोनों ही फूड खाते हैं, they eat plants as well as other organisms। तो सबसे ज्यादा डिपोजिशन ऑफ या एक्यूमुलेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स आर इन ह्यूमन बॉडीज, ठीक है, क्योंकि दीज आर एट द टॉप लेवल ऑफ फूड चेन। हम टॉप लेवल ऑफ फूड चेन पर आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ये टॉप लेवल जो है इसी के पास ही हाईएस्ट अमाउंट ऑफ या एक्यूमुलेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और इस पे जरूर क्वेश्चन बनता है बच्चों बोर्ड में।
ठीक है ना। अब बेसिकली हम बात करें, एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंटल इश्यूज की। सो व्हाट आर द एनवायरमेंटल इश्यूज? चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस। अभी रिसेंटली अगर हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे ज्यादा रिसेंट का एग्जांपल देती हूँ मैं, द इंक्रीजिंग टेम्परेचर अराउंड अस। ठीक है, दिस इज नन अदर देन ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यस, क्योंकि वी आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, तो अल्टीमेटली फॉरेस्ट को कट डाउन करेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो बढ़ेगा। हमें पता है कि जो ट्रीज हैं वो कूल करते हैं एनवायरमेंट को, तो अगर हम उन्हें कट करेंगे तो टेम्परेचर तो अल्टीमेटली बढ़ेगा, राइट। एंड देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बढ़ रही है एंड टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड ऑल दीज leads to pollution, deforestation, etc. Certain environmental problems या environmental issues arises due to this. Okay. Now, another important thing is ozone depletion. तो ozone depletion को समझने से पहले हम समझते हैं कि ozone क्या है बच्चों। Ozone is a protective layer जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। ये सन से आती है, ठीक है, सन से यूवी रेज आती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ये क्या करती है, ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और हमें बचाती है। तो ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है कौन से लेवल पे? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। एंड इट्स अ पॉइजनस गैस, यू नो, ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। तो फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों ओजोन का, ये हम समझते हैं, ठीक है। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को यूवी रेज ब्रेक कर रही है, ठीक है। एंड दीज फॉर्म नेसेंट ऑक्सीजन। इसको, ये अकेले ऑक्सीजन को बेटा नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं हम। ऑक्सीजन क्योंकि अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन टूटा। अब ये क्या करेगा, दिस अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में ये एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, जो फॉर्म करेगा O3, ठीक है। एंड इसे हम क्या कह रहे हैं, ओजोन। तो ये जो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन है ये यूवी करवाता है एंड अपने आप ओजोन लेयर फॉर्म होता है एंड वो एक ब्लैंकेट की तरह से फॉर्म हो जाता है एंड हमें वो हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर या ओजोन होल आपने सुना होगा। सो व्हाट इज ओजोन होल, ठीक है। ओजोन का डिप्लीशन मतलब थिनिंग ऑफ द लेयर, लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो रही है, ठीक है। सो वी कैन सी द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका। भी एंटार्क्टिका पे हमने मतलब ज्यादा नजर आ रहा है, was first observed in 1985। 85 में इसे नोट किया गया था और इसे ओजोन होल कहा गया था, ठीक है। वहां से ओजोन लेयर काफी थिन हो गई थी। So this decrease was linked to excessive use of synthetic chemicals। किसकी वजह से बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। yes, CFCs are the you can say कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है हमारे ओजोन लेयर को। तो किसमें ये एज अ कूलेंट यूज होता है बच्चों? रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, एरोजोल स्प्रेज में, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। Now, United Nations Environment Program succeeded in forging an agreement to stop CFC production in 1986 levels by all countries। एक क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, ठीक है, ताकि CFCs का यूज कम हो जाए या खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि CFCs क्या कर रहे हैं, CFCs हमारे ओजोन को डिप्लेट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, ज्यादातर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है एज अ कूलेंट, ठीक है। अब एक और इन्वायरमेंटल इशू है बच्चों, गार्बेज डिस्पोजल। वन ऑफ द वेरी वेरी डेंजरस इश्यूज फॉर नाउ अगर हम देखें तो, ठीक है। जो वेस्ट होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं, कैसे, कौन कौन से?
बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, देखो नाम से पता चला बायोडिग्रेडेबल, जो लिविंग कंपोनेंट से डिग्रेड हो सके, टूट सके, लिविंग कंपोनेंट की हेल्प से टूट सके, दीज आर बायोडिग्रेडेबल। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? दोज विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो लेट्स सी। अब इसके डिस्पोजल के बड़े इश्यूज हैं, कहाँ डिस्पोज करें गार्बेज, क्योंकि गार्बेज तो प्रोड्यूस होता है। सो अब हम अगर उसको इधर उधर फेंक देंगे तो डेफिनेटली वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हेल्प करेगा, राइट? तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स है, कॉटन है, पेपर है, प्लांट प्रोडक्ट्स जो है वो सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू डिग्रेड ना हो, जैसे कि प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा। इसीलिए आपको जो वाटर बॉडीज है उसमें प्लास्टिक बहुत सालों साल आपको मिलेंगी, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो रही है, राइट? दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो इन्हें डिस्पोज करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ेगा, राइट? हम ऐसे ही उन्हें डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, राइट? अब वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स क्या क्या है? ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल को हम कई तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक तो जो वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजकर ट्रीट करवा सकते हैं। ठीक है, एंड देन हम उन्हें वाटर बॉडीज में निकाल सकते हैं, राइट? हम वो वेस्ट ट्रीटमेंट जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करके हम उन्हें क्या करवा सकते हैं? वी कैन ट्रीट करके हम फिर उन्हें वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर वो नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रीटेड वाटर है। ठीक है, नाउ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या है? नाउअडेज इवन द टॉयलेट्स आर बायो टॉयलेट्स। तो वहां से जो एक्सक्रीटा निकलता है उसको स्टोर करके उसे डाइजेस्टर में डाल के पिट डिग करके उसको डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है बायोगैस प्लांट में। एंड वहां पे डाइजेस्टर टैंक्स होते हैं, वहां पे वो उसकी ट्रीटमेंट होती है विद द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, एंड वहां से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। तो बायोगैस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है, एनर्जी के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड इन वेरियस प्लेसेस इट इज इन यूज। तो लोग बायोगैस का काफी यूज कर रहे हैं। और जो उसमें से स्लरी निकलती है, ठीक है, जो स्लज निकलता है, स्लरी निकलती है वेस्ट, उसको एज अ मैन्योर यूज करते हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर, एज अ बायो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के काम आ जाता है। तो वी कैन यूज द वेस्ट, तो जो हमारा एक्सक्रीटा है उसको हम यूज कर सकते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जैसा कि मैंने बताया, ड्रेन वाटर जो हमारे वॉशरूम्स एंड घर से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लीन करके फिर रिवर्स में या वाटर बॉडीज में थ्रो कर सकते हैं। तो उससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, राइट? तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी नुकसान, उनको भी नुकसान नहीं होगा, राइट? नाउ लैंडफिलिंग्स। लैंडफिलिंग्स में क्या होता है? ऐसी जगह जो बैरन है, जहां पे कोई भी प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं कर रहे हैं एंड रेजिडेंशियल एरिया से काफी दूर, वहां पे पिट डिग करते हैं एंड लो लाइंग एरियाज में उनको, उनके अंदर वेस्ट जो है वो फिल कर दिया जाता है। एंड उनको फिलिंग करने के बाद बुलडोजर से उसको रोलिंग करवा के एंड उसको लेवलिंग करवा देते हैं। ठीक है, सो लैंड फिलिंग इज दिस, राइट? तो वहां पे वो वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, तो धीरे धीरे वो यू नो
डिग्रेड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग। ठीक है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो कंपोस्ट पिट में डाल के, जैसे मैंने आपको बायोगैस के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो कंपोस्ट पिट में हम उसको डाल सकते हैं और लेयर ऑफ सॉइल कवर करके कुछ दिन हम उसको छोड़ेंगे, तो वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब हम नोट करेंगे तो उसका कलर टेक्सचर सब चेंज हो जाएगा एंड वो मैन्योर के फॉर्म में हम उसे यूज करेंगे इन द एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, तो हमारा जो वेस्ट है हम उसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं बिफोर थ्रोइंग, क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट में थ्रो करेंगे देन इट विल क्रिएट बिग इश्यूज। सो सबसे पहले उसको हम अलग करते हैं, राइट? पहले हम जो वेस्ट है उसको अलग अलग किया जाता है कि विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड विच इज बायोडिग्रेडेबल, देन हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं बाय वेरियस वेज। नाउ नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज है कि हम रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिड्यूस, ये तीन जो आर है, 3R पॉलिसीज, ये यूज करें तो बहुत अच्छा होगा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि वन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, पॉलिथीन बैग्स हैं, उनको हम इधर उधर फेंकने के बजाय वी कैन सेंड देम टू द फैक्ट्रीज फॉर रिसाइकलिंग, तो वो रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, पेपर्स भी बच्चों रिसाइकल होते हैं, राइट? रीयूज, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइक पेपर्स कैन बी रीयूज्ड। ओके, पेपर्स कैन बी रीयूज्ड। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस। यस, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज करना ही बंद कर दें, तो या रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो वो वेस्ट जनरेट ही नहीं होगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स वी कैन यूज पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग। सो whenever you are going to market, carry a cloth bag with you, right? Okay, so I hope this was clear to everybody, जो भी मैंने आपको explain किया। So in one short I have explained you the whole environment chapter, जिसमें हमने पढ़ा फूड चेन के बारे में, 10% एनर्जी लॉ के बारे में, राइट? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, एंड 3R पॉलिसी। सो द होल चैप्टर आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। और आपके जो भी डाउट हैं वो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखिए, और if you have anything, any suggestions, then you can write in the comment box. Thank you so much.